Hello, welcome again to this particular session. While when we finished the last one, we had finished till up to 14 case study. This is 15th, and it is again taken from module. I've already told you we are going to cover all the questions which have been given in the module, whether in a solved manner or in an unsolved manner. So here we go and pick up case study 15. अब केस स्टडी 15 एक सिंपल सी केस स्टडी है। वो कहता है 10 PM लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसके दो डिफरेंट बिजनेस हैं। एक है रियल एस्टेट का और एक है पैसेंजर कार या पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का। और उसने ये भी लिखा है कि दोनों की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वो डिफरेंट है। ये भी लिखा है कि जो रियल एस्टेट है उसकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो 3 से 4 साल की है। जाहिर है रियल एस्टेट के केस में काफी टाइम लगता है। और पैसेंजर्स की जो है वो 15 महीने की है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इन सर्कमस्टेंसेस में क्लासिफिकेशन करंट और नॉन करंट में कैसे होगी। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है इस केस में। आंसर ये यहीं तक है शीट, करेक्ट। और इस शीट को बाद अगली शीट वैसे यहाँ से स्टेटेड है। मैं जरा एक शीट आपके सामने रख दूं। हालांकि जो आपका आंसर होगा बड़ा सिंपल सा होगा। क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है कि ये एंटिटी कैसे क्लासिफाई करेगी। तो आंसर तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड अपॉन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि रियल एस्टेट के केस में 3 से 4 ईयर के पीरियड को देख करके जो क्लासिफिकेशन होगी आइटम्स की वो करंट और नॉन करंट में 3 और 4 इयर्स की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड को देख करके होगी। इसी तरह पैसेंजर व्हीकल के केस में जो क्लासिफिकेशन होगी वो पैसेंजर व्हीकल की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके हिसाब से होगी, करेक्ट। वैसे आंसर में ये लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट वुड बी इन रिलेशन टू नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज रेलिवेंट टू ए पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी। So however, entity should disclose the normal operating cycle relevant to different type of businesses. तो एंटिटी जब क्लासिफाई करेगी तो उसको बताना पड़ेगा कि इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये है और इस आइटम की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये है। ये एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है मॉड्यूल में। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एन एंटिटी हैज प्लेस्ड सर्टेन डिपॉजिट विद वेरियस पार्टीज, हाउ द फॉलोइंग डिपॉजिट शुड बी क्लासिफाइड। तुमको मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो कुछ डिपॉजिट देते हैं। इसी तरह हम कोई टेंडर भरते हैं तो टेंडर डिपॉजिट देते हैं। और तीसरा उसने दिया है कि हमारा जीएसटी से कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसके तहत हमने कुछ जीएसटी पे करा है, करेक्ट। तो ये कुछ डिपॉजिट है। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या इनको करंट माना जाएगा या नॉन करंट माना जाएगा। देखो जहां तक है पहले वाला इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, उसका आंसर देने से पहले आप ये लिखेंगे जनरली जो डिपॉजिट्स होते हैं वो रिकवरेबल ऑन डिमांड होते हैं। मैंने कहीं डिपॉजिट करा है तो मैं उसको डिमांड बैक कर सकता हूं, तो इस हिसाब से तो वो करंट होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट भरते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट पहले तो क्यों भरा जाता है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है। अब मैं आज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहा हूं तो कि मैं क्या ये सोच के कनेक्शन ले रहा हूं कि कल मैं इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करूंगा, नहीं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ इंटेंशन ये है कि हम लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल करेंगे, एटलीस्ट मोर देन 12 मंथ्स करेंगे, 3 4 5 6 9 10 साल के लिए करेंगे। उसके बाद इन केस हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटाना होगा तब हम अपना डिपॉजिट वापस ले सकते हैं। तो इस आधार पर हम इसको नॉन करंट एसेट की श्रेणी में डालेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है। अब रहा सवाल टेंडर डिपॉजिट का जो कि आंसर बी से रिलेटेड है। अब टेंडर डिपॉजिट जब हम भरते हैं और टेंडर अगर हमें नहीं मिलता है तो जनरली उसमें क्लॉज होता है कि जिसके लिए हम जो हमने टेंडर भरा था तो वो एंटिटी, जहां हमने टेंडर भरा था उस एंटिटी के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एंटिटी हमारे डिपॉजिट को वापस करेगी। जनरली ये क्लॉज होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। अगर तो हमें लगता है कि हमारे डिपॉजिट का पैसा 12 महीने के अंदर मिल जाएगा तब तो हम उसको करंट ट्रीट करेंगे, अदरवाइज हम उसको नॉन करंट ट्रीट करेंगे। तीसरा पॉइंट था जीएसटी। अब जो हमने जीएसटी पे करी है हमने एक डिस्प्यूट के तहत पे करी है। अब की बार मैं इसको करंट एसेट या करंट या नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई नहीं करूंगा, मैं आपकी बार करंट लायबिलिटी या नॉन करंट में क्लासिफाई करूंगा। तो ये डिपेंड करता है जीएसटी का जो केस चल रहा है उसके फैक्ट्स पर, करेक्ट, और हमारी एक्सपेक्टेशंस पर। अगर हमें लगता है कि पैसा हमें 12 महीने के अंदर देना पड़ेगा तब तो मैं इसको करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करूंगा क्योंकि ये अमाउंट पेएबल है। और इसी तरीके से अगर मुझे लगता है पैसा 12 महीने के बाद देना है तो फिर मैं इसको नॉन करंट के रूप में ट्रीट करूंगा। जो मैंने कहा वो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। केस स्टडी 17 में क्या है, K7 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी, वो टूल्स बनाती है अपने कस्टमर के लिए, लेकिन टूल को बनाने में नॉर्मली इट टेक्स ए पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंप्लीशन, लेकिन 2 साल का वक्त लग जाता है। एक अच्छी चीज या इसको यूं कहे कि कंपनी की एक पॉलिसी ये है कि जैसे कोई कस्टमर के लिए हमने टूल बनाना है तो वो जो कस्टमर होगा मटेरियल कस्टमर ही देता है।
बेसिकली हम एक तरीके से सर्विस रेंडर कर रहे हैं बनाने की, करेक्ट? टूल को बनाने की सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं क्योंकि माल तो कस्टमर ही दे रहा है। अब उस सर्विस के लिए जब कोई कस्टमर हमारे पास माल लेकर के आता है और कहता है ये टूल बना दो, तो हम उससे कुछ अपफ्रंट फीस लेते हैं। अब जो पैसा तो हमने एडवांस में ले लिया, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने ये पैसा एडवांस में ले लिया, जिसकी की सर्विस आप 2 साल के पीरियड के बाद ही पूरी कर पाएँगे, क्या आप इसको करंट में ट्रीट करेंगे या नॉन करंट? अब 1 मिनट के लिए लगता है कि इसको नॉन करंट ट्रीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर थोड़ा आपको सोच और समझ के भी देना होगा। होता क्या है कि बहुत से आइटम करंट लायबिलिटी के या करंट एसेट के ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल का हिस्सा माने जाते हैं। तो यही वजह है जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई, वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट या नॉर्मल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। और अगर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट या नॉर्मल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो फिर हम इसको नॉन करंट की श्रेणी में नहीं रख सकते, हमें इसको करंट लायबिलिटी की श्रेणी में रखना होगा। ये है 17। उसके बाद 18 जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये मॉड्यूल से लिया गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से लिए हैं, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। 18 में क्या कहता है कि कोई एंटिटी है और उसने एक लोन फैसिलिटी ली हुई है बैंक से। बैंक से हमने लोन तो ले लिया, करेक्ट? और इस लोन को हमें पे करना है करंट ईयर के खत्म होने के 9 महीने के बाद। करंट रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के 9 महीने के बाद मुझे इस लोन को पे करना है। लेकिन हो सकता है कि हमारी एंटिटी को लग रहा होगा कि हम करंट रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के 9 महीने के बाद इसको शायद ना पे कर पाएँ। तो हमारी एंटिटी ने क्या करा, करंट रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने से पहले उस बैंक से जिससे कि हमने लोन लिया हुआ था, एक अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट क्या हुआ कि वो बैंक हमें कुछ और फैसिलिटी दे देगा, जिसको हम बोलते हैं रोल ओवर, करेक्ट? बैंक ने हमें रोल ओवर फैसिलिटी, न्यू फैसिलिटी दे दी, जिसके तहत अब उसी लोन का जो रीपेमेंट होगी वो 5 इयर्स के बाद होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट है, ये मेन क्वेश्चन है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी? अब ज़ाहिर है बिकॉज़ आपको फैसिलिटी मिल गई, अब रिपोर्टिंग पीरियड के 9 महीने के बाद तो आपको पे नहीं करना, अब तो आपको 5 साल के बाद पे करना है। तो फर्स्ट केस में इसको आप करंट लायबिलिटी के रूप में लेकर के चलेंगे। आंसर मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने आपको वैसे ही बताया। इसी तरह से बी है। पार्ट बी क्या कहता है? विल योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ न्यू फैसिलिटी इज एग्रीड अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि बैंक ने हमें फैसिलिटी तो दे दी कि आप 5 साल के बाद पे करो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि बैंक से ये अरेंजमेंट हमारा करंट रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने से पहले हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है या दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर ये एग्रीमेंट करंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता, सेम एग्रीमेंट होता लेकिन रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद होता। इसका मतलब है अगर करंट रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, उस दिन तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, और अगर उस दिन कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब लोन मैंने 9 महीने के अंदर पे करना है, क्योंकि उस दिन तो कोई एग्रीमेंट नहीं है ना। तो इसका मतलब सेकंड केस में मुझे इसको करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन सेकंड केस में मुझे उसे करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर सी में मैंने क्या लिखा है, ये तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। विल द आंसर इन ए बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज फ्रॉम अनदर बैंक? आपको इस लोन को, जो कि आपने करंट रिपोर्टिंग पीरियड के 9 महीने के बाद पे करना था, अगर इसी लोन को आप 5 साल के बाद पे करेंगे, लेकिन ये फैसिलिटी या ये अरेंजमेंट आपका जो हुआ, उसी बैंक से नहीं हुआ जिससे आपने ओरिजिनली लोन लिया है, अगर किसी नए बैंक से हुआ तो तब क्या होगा? उस केस में आंसर सी में आपका आंसर होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो ओरिजिनल बैंक है, न्यू फैसिलिटी यानी कि जो लोन का पीरियड है 9 की बजाय अब 5 साल के बाद पे करने का, न्यू फैसिलिटी का मतलब ये है, लेकिन ये एग्रीमेंट आपका किसी दूसरे बैंक से हो रहा है। तो पहले वाले बैंक को तो आपको 9 महीने के अंदर ही पे करना पड़ेगा ना, रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद, इसलिए उसको आप करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे इस केस में। पार्ट सी में भी वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। डी में ये कह रहा है कि विल द आंसर टू ए विल बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज नॉट येट टाइड अप विद द एग्जिस्टिंग बैंक, बट द एंटिटी has the potential to refinance the obligation। अब वो क्या कह रहा है, जो हमारा एग्जिस्टिंग बैंक है जिसको कि हमने करंट रिपोर्टिंग पीरियड के 9 महीने के अंदर पे करना है, कह रहा है अभी नई फैसिलिटी का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है कि हम उसको पे कर सकते हैं, अगर रीफाइनेंसिंग हो तो हम उसको पे कर सकते हैं।
लेकिन इस केस में भी आप उसको करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। सिर्फ आपके पोटेंशियल को देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपको 5 साल की फैसिलिटी दे देंगे। तो सिर्फ पार्ट ए में आंसर होगा करंट लायबिलिटी और पार्ट ए, बी, सी और डी में होगा नॉन करंट लायबिलिटी। मैं ये शीट आपके सामने रख देता हूं, जो मैंने कहा वो मैंने सब लिखा है। वन से ले पार्ट वन का आंसर मैंने लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बाद पार्ट बी का आंसर मैंने नेक्स्ट शीट में लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, और पार्ट सी का आंसर मैंने लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बाद पार्ट डी का आंसर मैंने लिखा है यहां से लेकर के यहां तक। अब केस स्टडी 19 में क्या कहता है? इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये लास्ट केस स्टडी है तुम्हारे मॉड्यूल की, इसमें मैंने सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों केस स्टडीज को कवर करा है। करेक्ट। इन दिसंबर 2021 एन एंटिटी VHX लिमिटेड एंटर इनटू ए लोन अरेंजमेंट विद अ बैंक। हमारा एक लोन अरेंजमेंट हुआ दिसंबर 2021। द लोन इज रीपेएबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और लोन की जो रीपेमेंट है ना, वो हमने 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2025। करेक्ट। हमने कब करा लोन, कब लिया हमने लोन? हमने लोन लिया है दिसंबर 2021 को। एक रफ शीट मैंने आपके सामने रखी, ये लो जी। हमने दिसंबर 21 में ये लोन लिया है। करेक्ट। और ये लोन हमें कब पे करना है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लोन हमने पे करना है कितने इंस्टॉलमेंट में, ये मैं भूल गया, एक मिनट जरा मैं पढ़ लूं। वो कहता है लोन इज रीपेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। और कितने का लोन है? लोन का अमाउंट अभी तक तो दिया नहीं, ठीक है। और ये लोन हमें पे करना है दिसंबर 2025 में, और टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। फिलहाल क्वेश्चन ये है, अभी तक जो क्वेश्चन में दिया। One of the term is that an amount equivalent to the loan amount should be contributed by the promoters by March 24। अब यहां पर एक पॉइंट ये है, देखो ये तो हमने लोन की डेट बताई ना, ये तो हमने लोन की डेट बताई। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म 31/3/2022 को, लेट अस से सिंप्लिसिटी के लिए। करेक्ट। तुमने लोन तो लिया दिसंबर 2021 में। करेक्ट। दिसंबर 2021 में आपने लोन लिया। चलो ऐसे बता देता हूं, दिसंबर 21 में आपने लोन लिया जिसकी कि रीपेमेंट आप जो करेंगे वो कब करेंगे? 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, लेकिन दिसंबर 25 तक आपको ये रीपेमेंट करनी होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? One of the term is that an amount equal to the loan amount should be contributed by the promoters by March 24, 2022। ध्यान से सुने। One of the term is that amount equivalent to the loan amount should be contributed by the promoters by March 24, 2022। बैंक ने हमारी एंटिटी को लोन तो दिया, लेकिन बैंक ने कंडीशन ये रखी कि मार्च 24, यानी कि मार्च 24 करंट अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने से कुछ पहले आएगा, कि मार्च, कुछ पर्टिकुलर डेट भी लिखी है 24 मार्च, 24 मार्च तक इतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट होना चाहिए आपके प्रमोटर्स के द्वारा। इसका मतलब है कि जितना आपने लोन ले लिया है उतना उतना पैसा कम से कम आपके पास आ जाना चाहिए, आपके जो ओनर्स हैं या जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं उनके थ्रू आपके पास, जिससे कि हमें अपनी सेफ्टी का एहसास हो। बैंक ने ये कंडीशन रखी है। दिसंबर 21 में तुम्हें उन्होंने इस तारीख को, दिसंबर 21 को 2021 को लोन दे दिया, लेकिन कंडीशन ये रखी कि मार्च 24 तक जो प्रमोटर्स हैं इतना ही अमाउंट आपके पास एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर दे। अब क्या हुआ? बाय मार्च 2022 तक ये आपके पास, मार्च ये डेट है 24 और ईयर है 22, कहीं आप कंफ्यूजन में ना आ। आगे कह रहा है फेलिंग विच द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड। अगर आपके पास, याद रखो ये लोन आपने दिसंबर 21 को लिया है जिसकी पेमेंट आपने जो करनी है दिसंबर 25 में करनी है। टेक्निकली ये नॉन करेंट लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, बैंक एंटिटी को कह रहा है कि अगर आप इतना ही पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं अपने प्रमोटर से, तो तब ये जो लोन है फिर हम दिसंबर 25 को वापस नहीं लेंगे, तब हम ये कभी भी आपसे वापस ले सकते हैं, ऑन डिमांड ले सकते हैं। ये एक पॉइंट है। करेक्ट। तब ये ऑन डिमांड पेबल हो जाएगा।
As on March 24, 2022, entity has not been able to get the promoters contribution. अब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बैंक ने तो कहा था इस तारीख तक इतना पैसा आप इकट्ठा कर लेना, लेकिन हम इकट्ठा नहीं कर पाए। तो ऑन March 25, 2022, अब क्या हुआ, जब 24 मार्च को हमारे पास पैसे नहीं आए, तो मार्च 25 2022 को, यानी कि अगले दिन हमने क्या करा, ऑन March 25, 2022, द एंटिटी अप्रोच द बैंक, हम दोबारा बैंक के पास गए, obtained a grace period up to 30th June 2022 to get the promoters contribution, यानी कि हमने बैंक से एक अरेंजमेंट कर लिया। हमने बैंक से कहा भाई इस तारीख तक तो हम पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप हमें कुछ ग्रेस पीरियड दे दो। हम 30th जून 2022, याद रखो जो ग्रेस पीरियड है करंट अकाउंटिंग पीरियड के करीब 3 महीने का पीरियड है। करंट अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद 3 महीने की हमें फैसिलिटी और मिल गई। तो कहने का मतलब है इस तारीख तक हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हमने बैंक को ये एश्योरेंस दे दिया। On March 25, 2022, entity approached the bank and obtained a grace period up to 30th of June 2022 to got the promoters contribution. अब कहता है बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड में यानी कि 30 जून तक बैंक हमसे इमीडिएटली पैसा नहीं ले सकता। अब आपसे क्वेश्चन ये, पहले तो कहता है एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को आप इसको क्या मानेंगे? बिकॉज जो ग्रेस पीरियड है, मैंने कहा वो सिर्फ 3 महीने का है करंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। अगर आपके प्रमोटर्स आपको पैसा नहीं देंगे इस तारीख तक, तो फिर भी ये लोन रीपेबल करना होगा। तो जाहिर है इस तारीख को आपको इस लोन को करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करना होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला तो कहता है एज ऑन 31 मार्च 2022 हाउ शुड द एंटिटी क्लासिफाई द लोन, तो इसका आंसर तो है कि इट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। करेक्ट। अब पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी कहता है assume that in anticipation that entity may not be able to get the promoter's contribution by due date in February। अब कहते हैं assume that in anticipation that entity may not be able to get promoter's contribution। अब ये पॉइंट को ध्यान से समझना है। ओरिजिनली हमने लोन इस तारीख को लिया था और हमें ये कहा गया था, हिदायत दी थी कि मार्च 24 तक आपके प्रमोटर्स जो हैं आपके पास इतना पैसा एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर दें। लेकिन दिसंबर 2021 को हमने लोन तो लिया और हमें मालूम है कि मार्च तक हमारे पास पैसा आना चाहिए, लेकिन हमारी एंटिटी को फरवरी में ही ऐसा लगा, मार्च से पहले फरवरी 22 को ही हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा। ये पार्ट बी क्वेश्चन है। करेक्ट। जो पार्ट बी है, हमारी एंटिटी ये एंटिसिपेट कर रही है कि फरवरी 22 तारीख तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अब अगर हमारे पास इस तारीख तक पैसा नहीं आएगा, एंटिटी को ये लगा, हालांकि अभी मैं मार्च 24 की डेट को पहुंचा नहीं हूं, इन एंटिसिपेशन, तो यहां पॉइंट ध्यान देने वाला है कि assume that in anticipation that entity may not be able to get the promoter's contribution by the due date in February 2022 entity approached the bank। अब एंटिटी ने बैंक को अप्रोच करा एक एंटिसिपेशन के तहत। करेक्ट। हालांकि अभी मार्च की डेट आई नहीं है, लेकिन हमें फरवरी में ही लगा कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा बैंक से बात कर लेते हैं। फरवरी 2020 entity actually approached the bank and got compliance date extended up to 30th of June 2022। अब क्या हुआ, 30 जून 2022 को हमने उनसे ग्रेस पीरियड इस केस पे भी ले लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस केस पे आप इसको क्या ट्रीट करेंगे? अब यहां ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, इस केस में आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? देखो, आपको लोन की पहले तो ओरिजिनल कंडीशन है कि लोन आपने दिसंबर 2025 में पे करना है। नंबर 1, आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। बिकॉज लोन आपने दिसंबर 25 में पे करना है, तो टेक्निकली ये नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन पार्ट ए में मैंने उसे करंट लायबिलिटी क्यों माना? क्योंकि मार्च 24 की डेट आ चुकी थी, हमको पता लग गया कि कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं आया, हमने बैंक से अरेंजमेंट कर लिया और हमने मोहलत 30 जून तक की ले ली। लेकिन ये 30 जून की मोहलत भी एक्चुअली 3 महीने की ही है, यानी कि करंट रिपोर्टिंग पीरियड के अगले 12 महीने के अंदर मुझे फिर भी पे करना पड़ सकता है। लेकिन इस सेकंड पार्ट में क्या है, थोड़ा समझना है यहाँ पर
सेकंड पार्ट में भी आपने मोहलत ले तो ली है, लेकिन अभी तक वो हादसा हुआ नहीं है। आपने फरवरी में सिर्फ इस आशाओं के या इन निराशाओं के तहत कि शायद प्रमोटर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इस तरह की आशंकाओं के तहत आपने बैंक से मीटिंग करी है। और याद रखें, अकाउंट्स में आशंकाओं के लिए कोई जगह नहीं है, हंचेस के लिए कोई जगह नहीं है, नॉशनैलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, बिकॉज अभी तक हकीकत में ऐसा नहीं हुआ है कि प्रमोटर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं करा है। हकीकत में नहीं है, तो इसलिए आप एंटीसिपेशन का कोई ख्याल नहीं करेंगे। तो आप यही मान के चलेंगे कि जैसे ये अरेंजमेंट हुआ ही नहीं है, और इस तरह से बिकॉज अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो फिर सिचुएशन ये है कि आपने दिसंबर 25 को ही पे करना है, उस केस में आप इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये जो है आंसर्स मैंने इसके लिखे भी हुए हैं। नेक्स्ट पेज में आंसर ए में मैंने लिखा है एन एंटिटी विल क्लासिफाई द लायबिलिटी एज नॉन करेंट लायबिलिटी। मैंने कहा पार्ट 1 के अंदर if the lender agreed by the end of the reporting period to provide grace period ending at least 12 months। अगर तो उन्होंने 12 मंथ्स का दिया होता ग्रेस पीरियड, तब तो मैं उसको डेफिनेटली नॉन करेंट लायबिलिटी मानता, लेकिन इस केस में मुझे उसको करंट लायबिलिटी मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेस पीरियड जैसा कि मैंने कहा वो 12 महीने से कम का है। ये तो है पार्ट 1 का आंसर। ये जो मैंने अभी डायग्राम रफली में बना रहा था वो मैंने यहाँ पर बनाया है। सेकंड पार्ट में मैं ये बताना चाह रहा था, Ind AS 1 deals with classification of liability as current liability or non-current liability in case of breach of a loan। कॉन्वेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, लोन के किसी बात का उल्लंघन करना, करेक्ट। एंड डस नॉट डील विद द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच। यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच होगी, तो इसलिए इन दिस केस लोन विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लायबिलिटी। पहले वाले केस में नेट आंसर है करंट लायबिलिटी, इसमें नेट आंसर है नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेशन को आधार मानकर कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम एक फैसिलिटी ले लें और उस हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, नहीं। बात समझ में आई? हम क्लासिफाई हकीकत के आधार पर करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, और इसके साथ ही हमने सारी केस स्टडी कंप्लीट कर ली है। बाकी कुछ पॉइंट, ये 2 शीट अब रह गई हैं। अगली शीट में ये सब मेरे वैसे बताने लायक नहीं है, आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड आगे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड के बारे में बताता है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब एक एंटिटी, जितने भी एंटिटी के आइटम से इनकम और एक्सपेंस के एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगी, करेक्ट, अनलेस एंड अनटिल कोई इंड एस उसको कहीं और दिखाने की अगर इजाजत देता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, हमें मालूम है कि अगर डेप्रिसिएशन, मान लेते हैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई मशीनरी हमने खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन है, तो उसके डेप्रिसिएशन को हम पीएनएल में थोड़ी दिखाएंगे। तो उसको तो हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज कर लेंगे जहां उसका यूज हो रहा है, इजंट इट? तो सारे आइटम हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम के और एक्सपेंस के, अनलेस एंड अनटिल इंड एस कहीं और इजाजत उसको नहीं देता है। फिर हमें यह भी कब बताया गया है कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसको एट्रीब्यूट करके दिखाना चाहिए कि ओनर की तरफ कितना जा रहा है और एनसीआई की तरफ कितना जा रहा है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का दूसरा पार्ट होती है, एंटिटी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिंग टू ईच कंपोनेंट ऑफ ओसीआई इंक्लूडिंग रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट आइदर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इन द नोट्स। यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते समय हमें प्रत्येक आइटम की टैक्सेशन का पार्ट भी दिखाना पड़ता है। नंबर 1, नंबर 2, रिक्लासिफाइड आइटम्स भी दिखाने पड़ते हैं। हालांकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में चर्चा हमने आने वाले इंडियसिस में या आगे के टॉपिक्स में बहुत विस्तृत तरीके से करी है। 25 में डिस्क्लोजर ऑफ रिक्लासिफाइड कंपोनेंट ऑफ ओसीआई। अगर ओसीआई से हमने कुछ आइटम को रिक्लासिफाई कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमें उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। फिर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस में जो अहम आइटम है उनके डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कहता है, जैसे राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, करेक्ट। इसी तरह कोई रिस्ट्रक्चरिंग है, डिस्पोजल है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, लिटिगेशन स्टेटमेंट है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है, आपने प्रोविजन बनाया, अब उस प्रोविजन को आपने रिवर्ट कर दिया क्योंकि उस प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इसके लिए नोट देना पड़ेगा। फिर बाकी पॉइंट नंबर 27 में है कि एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद अगली शीट स्टार्ट हो जाती है और ये लास्ट शीट है, और इसके साथ टोटल 25 शीट मुझे लगी है स्टैंडर्ड को कवर करने में। तो वो कहता है एंटिटी जब अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाएगी, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, आपको मालूम है रेवेन्यू, अदर इनकम और जितने भी आइटम्स थे आप उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, तो इस तरह से आप अपना पीएनएल बनाएंगे। हालांकि इंड एस में हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी पड़ेगी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है इसके बारे में चर्चा हमने आने वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत करी है डिटेल में। तो एंटिटी शेल प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो,
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी जो कभी मैनेजमेंट ने अपने आप बना ली है, कई बार मैनेजमेंट को खुद अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ती है क्योंकि उसके लिए कोई इन डेस नहीं होता, तो उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। और एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कई बार हमें कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, तो एस्टिमेट करना पड़ता है अनसर्टेनिटीज को, तो उसका भी हमें डिस्क्लोजर करना होगा। ये है आपका इंड AS1। और मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मिडेबल चैप्टर है। हमने सारी केस स्टडीज इसमें करी है, और जितनी भी केस स्टडीज मॉड्यूल में वन टू ऑल बोथ सॉल्व एंड अनसॉल्व हमने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करी है। आई एम वेरी श्योर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वुड हैव कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन। डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर योर फीडबैक्स। मैंने इसको थोड़ा फास्ट पेस पर करा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट डेफिनेटली योर फीडबैक विल टेल अस एक्चुअली हाउ मच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग इट what we call a useful tool in your preparation. Okay, on such note, we take goodbye of you, and it's time to say good night from here in Delhi.